मार्जिनल को याद रखना, मार्जिनल का मतलब होता है डेरिवेटिव्स। जैसे आपने मार्जिनल को डेरिवेटिव्स दिमाग में रखा, वैसे ही एवरेज को दिमाग में रखना कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डेरिवेटिव्स का क्या यूज है। तो ये डिमांड सप्लाई के सब फंक्शन है, उसको स्टडी करते हैं। पहला फंक्शन है डिमांड फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी इज द फंक्शन ऑफ पी। तो ऐसे आएगा डी इज द फंक्शन ऑफ पी, क्लियर, पी के फॉर्मेट में आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल को याद रखना, मार्जिनल का मतलब होता है डेरिवेटिव्स। तो डी एम इससे रिप्रेजेंट करते हैं एम फॉर मार्जिनल, डी फॉर डिमांड, मार्जिनल डिमांड। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ डिमांड मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू पी। विथ रिस्पेक्ट टू पी क्यों किया, यहाँ पे पी का फॉर्मेट है, पी का फंक्शन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू पी। नेक्स्ट सप्लाई फंक्शन, इसको भी सेम रिप्रेजेंट करते हैं, एस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, फंक्शन ऑफ पी। तो इस फॉर्मेट में कुछ होगा, ऐसा होगा फंक्शन। ठीक है, मतलब पी क्यूब स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, पर ये पी के फॉर्मेट में होगा। ओके, मार्जिनल सप्लाई, मार्जिनल का मतलब डेरिवेटिव्स, तो सप्लाई का डेरिवेटिव्स कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव्स ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू पी, डेरिवेटिव्स ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू पी। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट का फंक्शन क्या आता है, कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। कंपल्सरी नहीं कि एक्स ही होगा, कुछ भी हो सकता है, डी हो सकता है, एस भी हो सकता है, बट कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे लिखा है। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट का डेरिवेटिव्स, सो डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी एम, मार्जिनल कॉस्ट। ओके, डेरिवेटिव्स ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आया। नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट, जैसे आपने मार्जिनल को डेरिवेटिव्स दिमाग में रखा, वैसे ही एवरेज को दिमाग में रखना कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सो सी डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। एक चीज ध्यान देना, डिमांड नंबर ऑफ आइटम्स होता है, क्वांटिटी होती है, सप्लाई ये भी क्वांटिटी होती है, और एक्स भी क्वांटिटी होती है। तो डी, एस और एक्स, इन तीनों को एक दूसरे के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो फॉर्मूले में। ठीक है, एवरेज कॉस्ट मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, सिंपल। फाइन। नेक्स्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे आएगा, आर इज इक्वल टू पी इंटू डी, और पी इंटू एक्स, डी को एक्स से रिप्लेस किया। मैंने जैसे बोला कि डिमांड एक्स और सप्लाई ये सेम ही है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब रेवेन्यू को ध्यान से समझो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर मैं 5 रुपए का एक पेन खरीदता हूँ, ऐसे में 10 पेन खरीदता हूँ, तो मेरे जेब से 50 रुपए जाएंगे, मतलब मुझे 50 रुपए देने हैं। ओके, बट मैं यहाँ पे यूज नहीं करने वाला हूँ पेन, आगे जाके बेचने वाला हूँ, मैं डीलर हूँ। तो मैं एक पेन 10 रुपए का बेचता हूँ, ऐसे 10 पेन है, तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे। क्लियर, इस केस में मेरा प्रॉफिट 50 रुपया हुआ, सॉरी 50 रुपीज, 100 माइनस 50, 50 रुपीज। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने बोला था कि ये कॉस्ट होता है, ये जो 100 आया ये रेवेन्यू आया, और ये आया प्रॉफिट पाई। ठीक है, अब देखो रेवेन्यू कैसे मिला, आपने यहाँ पे दिमाग लगाया कि ये जो है ये प्राइस है पी, और 10 जो है 10 ये क्वांटिटी है, मतलब ये डिमांड है। तो R इज इक्वल टू पी इंटू डी, या फिर D के जगह आप X भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। क्लियर। नेक्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू का डेरिवेटिव्स कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव्स ऑफ रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डी भी कर सकते हो, डी। एवरेज रेवेन्यू, ये चीज ध्यान देना, एवरेज रेवेन्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ए, इट इज ऑब्टेन बाय रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब रेवेन्यू को पी इंटू एक्स लिख सकते हो, यहाँ पे देखा था पी इंटू एक्स, और x एज इट इज, तो एक्स एक्स कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिल रहा है, p। मतलब मैं कह सकता हूं कि रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का मतलब ही है प्राइस ऑफ वन आइटम। क्लियर, यहाँ पे भी देखो ना, ये रेवेन्यू आया 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स मतलब 10, ये 0 0 गया, अब 10 जो बचा वो क्या है, प्राइस। मतलब एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस। क्लियर, ये रफ कर देता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। ओके, इसे कहते हैं ईटा, ETA, ईटा। क्लियर, ईटा इज ऑब्टेन बाय माइनस पी अपॉन डी, डेरिवेटिव्स ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू पी। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला डी को आप एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, तो इसका सेकंड फॉर्मूला ऐसे आ सकता है, माइनस पी अपॉन डी के जगह एक्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। क्लियर, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इटा, इटा मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर ए एवरेज रेवेन्यू, आर एम मार्जिनल रेवेन्यू, इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन कहता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 1 माइनस 1 अपॉन इटा। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू की जगह पी लिख सकते हो, 1 माइनस 1 अपॉन इटा। तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, एवरेज रेवेन्यू की जगह सिर्फ पी लिखा है। अब ये सब कंसेप्ट यूज करके हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करने वाले, ठीक है। चलो स्टूडेंट, अभी एक्सरसाइज 4.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ओके, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस इज गिवन एज, ये डिमांड फंक्शन दिया है आपको। ओके, चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। तो पहले डिमांड फंक्शन को कॉपी करते। डिमांड फंक्शन क्या दिया है? डी इज इक्वल टू 40 माइनस 5p अपॉन 8। अब हमें ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड करते हैं? अगर इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आया डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 आया इंक्रीजिंग, तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो ये डी डी अपॉन डी पी हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। 40 का डेरिवेटिव 0 और इसका 5/8 कांस्टेंट है, साइड में रख दो। ओके, और p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p कर रहे हो तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ये पूरा -5 अपॉन 8 आ रहा है। क्लियर? ये निगेटिव आया, निगेटिव मतलब लेस देन 0, कुछ p ऐसा कुछ है, सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ नहीं है, इसको पॉजिटिव बना भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी निगेटिव आया, निगेटिव आया मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पे डिमांड फंक्शन इज, डिमांड फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है। ओके, डिमांड फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्लियर? ये छोटा सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि द प्राइस पी फॉर द डिमांड डी इज गिवन एज, ये ऐसे प्राइस का फंक्शन दिया है। फाइंड द डी फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग, हमें डी निकालना है जब प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पहले मैं प्राइस का फंक्शन लिखता हूं, ये क्या है? 183 120 डी माइनस 3d स्क्वायर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है, इंक्रीजिंग का कंसेप्ट है मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और वो ग्रेटर देन 0 बताना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू मैं डी करूंगा और ये dp अपॉन dd बन जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड, 183 का 0, ये 120 आ जाएगा क्योंकि d का 1 बन जाएगा और ये 2 नीचे आने के बाद 60। क्लियर? अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस प्राइस इज इंक्रीजिंग, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ प्राइस ये ग्रेटर देन 0 है। क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ प्राइस क्या आया? ये ना, तो 120 माइनस 6d ये भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब d को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो 120 इज ग्रेटर देन 6d आएगा। 6 से डिवाइड होने के बाद 6 2 से 12 और 0, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डिमांड इज लेस देन 20। यहाँ से रीड करना, डिमांड इज लेस देन 20, तो ऐसे आएगा डिमांड इज लेस देन 20। क्लियर? डिमांड मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी कितनी है, तो डिमांड 20 से कम है बट वो कभी निगेटिव नहीं होगी, 0 तक जा सकती है। तो मैं डिमांड को ऐसे लिख सकता हूँ 0 से 20 तक, ये मेरा आंसर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, प्राइस इज इंक्रीजिंग पूरा एट ये। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके, द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज गिवन एज, ये आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। तो कॉस्ट को मैं पहले कॉपी कर देता हूँ, c इज इक्वल टू 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर। ओके, वो बोल रहे कॉस्ट इज डिक्रीजिंग मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dc अपॉन dx, 100 का 0, 600x का 600x, x का 1 बन गया और ये 6x। क्लियर? कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, अगर कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब
डी सी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट ये लेस देन जीरो होगा। ओके इसका मतलब डी सी अपॉन डी एक्स क्या आया 600 माइनस 6x ये लेस देन जीरो होगा। इसको इस तरफ लेके आओ तो 600 इज लेस देन 6x। ओके 6 से डिवाइड करो और ये 100 बन जाएगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि x इज 100, x इज ग्रेटर देन 100, x इज ग्रेटर देन 100। तो ऐसे लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन 100। अब यहाँ पे वो जीरो वाली कंसेप्ट मत यूज करो। x मतलब क्वांटिटी 100 से ऊपर है, कितनी है पता नहीं। ओके पहले क्या था, डिमांड इज लेस देन 20, 20 से नीचे है, पर मुझे पता है कि हाँ इसकी लिमिट क्या है 0 तक। ठीक है अगर ये डिमांड 20 से बड़ा होता तो मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा है। क्लियर, ये समझा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, पूरा लिखो व्हेन x इज ग्रेटर देन 100। चलो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट दिया है टोटल कॉस्ट, तो इसको रिप्रेजेंट करते c से ₹180 प्लस 4x। द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज p इज इक्वल टू, ये प्राइस का फंक्शन दिया है, p इज इक्वल टू 240 माइनस x। ओके फाइंड द x, हमें x निकालना है कब, जब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा होगा और प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो पहले रेवेन्यू के लिए सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे रेवेन्यू का फंक्शन है नहीं दिया है। तो रेवेन्यू का फंक्शन कैसे निकालते हैं, हमें पता है r इज इक्वल टू p इंटू एक्स। तो पहले लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं यहाँ पे रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है तो r इज इक्वल टू p इंटू एक्स करना पड़ेगा, रेवेन्यू निकालना है। तो p के जगह p दिया है ना उन्होंने 240 माइनस x, और आगे ये x है, x से मल्टीप्लाई करो तो 240x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया मेरा रेवेन्यू। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब, अरे इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना पहले। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग मतलब पहले डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी आर अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 240 माइनस ये 2x। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ओके रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब डी आर अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू ग्रेटर देन 0 होगा। डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू कितना आया 240 माइनस 2x, 240 माइनस 2x, ये ग्रेटर देन 0 आया। ठीक है अब 2x को इस तरफ शिफ्ट कर दो, 240 इज ग्रेटर देन 2x, डिवाइड करो ये बन गया 120, तो 120 ग्रेटर देन x, यहाँ से रीड करो x इज लेस देन 120, तो यहाँ पे लिखते समय x इज लेस देन 120। ठीक है अब कितना छोटा होगा 0 तक। क्लियर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट ये वैल्यू। क्लियर, आगे बोल रहे प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो प्रॉफिट का फंक्शन है नहीं है, तो प्रॉफिट का फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू कितना आया था, ये 120 नहीं आया, रेवेन्यू मतलब उसका फंक्शन कितना आया 240x माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फंक्शन। ठीक है माइनस कॉस्ट, कॉस्ट का फंक्शन कितना है 180 प्लस 4x, ये ब्रैकेट ओपन करो ये भी ब्रैकेट ओपन करो, तो 240x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ब्रैकेट ओपन करते हो माइनस अंदर आएगा माइनस 180, और इसके साथ माइनस करेगा और ये माइनस 4x, माइनस इंटू प्लस माइनस। 240 में से ये 4x गया तो 236 बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180, दिस इज पाई। अब प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग ये हमें बताना है, प्रॉफिट इंक्रीजिंग मतलब इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। ये कैसे दिखेगा डी पाई अपॉन डी एक्स, 236x का 236 आएगा और एक्स स्क्वायर का 2x, 180 को भूल जाओ 0। ओके यहाँ पे लिखेंगे सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट
ग्रेटर देन 0 है। डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट कितना आया, ये 236 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। इसको शिफ्ट करो, 236 ग्रेटर देन 2x, 2 से डिवाइड करो, 2 1 और 2 8। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से रीड करो, x इज लेस देन 118, x इज लेस देन 118, कितना छोटा आएगा, 0 तक। ठीक है, ऐसी जरूरत नहीं हर बार लिखने की, इतना भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। क्लियर। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, वो आप लिख दो, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग फॉर दिस, इसके लिए ये आपका आंसर है, और रेवेन्यू के लिए ये आंसर है। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट लेबर कॉस्ट इज 150 माइनस 54x, ये x है, तो यहाँ पे ये एक कॉस्ट दी है, प्रोसेसिंग कॉस्ट इज x स्क्वायर, ये और एक कॉस्ट दी है, और प्राइस ऑफ ईच यूनिट, ये प्राइस का फंक्शन दिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। ओके, तो पहले टोटल कॉस्ट को सॉल्व करते हैं। टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एंड रेवेन्यू इंक्रीजिंग, तो पहले टोटल कॉस्ट को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट एक्चुअली एक साथ आपको नहीं दी है। टोटल कॉस्ट कैसे दिया है, एक लेबर कॉस्ट दिया और एक प्रोसेसिंग कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ो और टोटल कॉस्ट बनाओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट जो है ये इक्वल है लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ के मेरा टोटल कॉस्ट बन रहा है। टोटल कॉस्ट को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, लेबर कॉस्ट कितना आया 150 माइनस 54x, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है x स्क्वायर। ओके, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, इसको डिक्रीजिंग करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dc अपॉन dx, 150 का 0, इसका क्या आएगा माइनस 54 और इसका आएगा 2x। अब लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, अगर कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 मतलब माइनस 54 प्लस 2x इज लेस देन 0, इसमें से 54 को इस तरफ भेज दो, तो 2x इज लेस देन 54, ये डिवाइड करने के बाद 2 2 4, 2 7 14, तो x इज लेस देन 27। अब लेस देन मतलब कितना छोटा आएगा, 0 से नीचे तो नहीं जाएगा, 27। तो लिखो यहाँ पे स्टेटमेंट, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर दिस, x इज लेस देन 27, या फिर ऐसे लिख सकते हो। क्लियर। सेकेंड, रेवेन्यू के लिए इसको सॉल्व करना है, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का फंक्शन है कहीं पे, कुछ कहीं पे नहीं है। रेवेन्यू कैसे निकालते हो, R इज इक्वल टू P इंटू डी या X, यहाँ पे क्या यूज करोगे, X यूज करोगे, क्योंकि ये X के फंक्शन है, P इंटू X। अब इसमें से P पता है, दिया है उन्होंने, P की जगह क्या है 10,800, 10,800 माइनस 4x स्क्वायर, ये P है और साइड में X। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, 10,800 इंटू x माइनस 4x क्यूब, दिस इज रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीजिंग, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, पहले डेरिवेटिव निकालो, तो dr अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 10,800 और इसका क्या आएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ना, सो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रेवेन्यू का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, dr अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। dr अपॉन dx क्या है 10,800 माइनस 12x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये 12x स्क्वायर इस तरफ भेज दो माइनस वाला, तो 10,800 ग्रेटर देन 12x स्क्वायर। अब 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 9 से 108 आता है और आगे के ये 2 0, तो मुझे 900 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 30 इज ग्रेटर देन एक्स, यहाँ से रीड करना x इज लेस देन 30, तो x इज लेस देन 30। अब कितना छोटा होगा x, कितना छोटा होगा, 0 से नीचे तो नहीं जाएगा, तो आपका ये आंसर बन गया। क्लियर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फॉर दिस, ये। चलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें
द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल, ये टोटल कॉस्ट दिया है तो पहले वो लिख के लेते हैं। टोटल कॉस्ट दिया है 47x प्लस 300x² माइनस x⁴, ये टोटल कॉस्ट दिया है, ठीक है। ओके आगे बोल रहे हैं फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब ध्यान देना यहाँ पे एवरेज कॉस्ट के बारे में बोल रहे हैं, उनको टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बताना है, उनको एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। तो हमें यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ओके तो एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा, इट इज इंडिकेटेड बाय सी ए एंड इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम सी अपॉन एक्स, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना है 47x प्लस 300x² माइनस x⁴ डिवाइडेड बाय x, ठीक है। x सबके साथ डिवाइड होगा, इसको भी इसको भी इसको भी। अगर 47x अपॉन एक्स, x कैंसिल तो बचेगा क्या 47, ये x और इसका स्क्वायर गया तो 300x बचेगा, और ये गया तो x का क्यूब बचेगा। दिस इज माय एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग भी बताना है डिक्रीजिंग भी, इन दोनों पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा dCA अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ CA विथ रिस्पेक्ट टू x। 47 का 0, ये तो 300 बन जाएगा और ये 3x² बन जाएगा, ठीक है। पहले इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करते हैं। इंक्रीजिंग यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस, फर्स्ट आएगा सिंस CA इज इंक्रीजिंग, CA मतलब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो DCA अपॉन DX ये ग्रेटर देन 0 होगा, DCA अपॉन DX ग्रेटर देन 0 होगा। DCA अपॉन DX क्या आया 300 माइनस 3x², 300 माइनस 3x² ग्रेटर देन 0, ये इस तरफ आएगा तो 300 इज ग्रेटर देन 3x², ये डिवाइड मतलब ये बन जाएगा 100, क्लियर। तो 100 ये साइन x², दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो ये 10x, यहाँ से रीड करो x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, क्लियर। इसको भी 0 से कर सकते हो, ऐसा रखोगे तो भी चलेगा। सेकेंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखोगे सिंस CA इज डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव लेस देन 0, तो DCA अपॉन DX इज लेस देन 0। DCA अपॉन DX मतलब 300 माइनस 3x², सेम ही आने वाला है, सिर्फ साइन चेंज होगा, लेस देन 0, ये इस तरफ तो 300 इज लेस देन 3x², डिवाइड करो 100, ओके 100 इज लेस देन x², दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना, इसका 10 और इसका x, तो यहाँ से रीड करो x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10, यहाँ पे ये आपका आंसर है और यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन नंबर 7 से आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।